हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता और चैप्टर 3 वैद्युत धारा, इन तीनों चैप्टर के 20 महत्वपूर्ण अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपके ये सभी क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो सकें। हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें तीनों क्वेश्चन और उसके आंसर भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ ये उसमें आपको लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, नए प्रकार का पीडीएफ मैंने बनाया है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। समझने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप लोग उसको रख सकें और उससे अध्ययन कर सकें। तो देखिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये गॉस के प्रमेय जब आप उसका अनुप्रयोग सिद्ध करेंगे तो इस फार्मूले का उपयोग आपको करना होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन की आवेश के रेखीय घनत्व को समझाइए। 3 क्वेश्चन हम देखेंगे आंसर के साथ। ठीक है, तो आवेश का रेखीय घनत्व बताइए क्या होता है। तो देखिए क्या है, इसका डेफिनेशन पहले देखेंगे, फिर फार्मूला देखेंगे और चित्र भी हम समझेंगे। तो देखिए, किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई चालक है, चालक जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, जिसमें आवेश हो, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे तार हो गया। ठीक है, तार में क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, धारा का प्रवाह होता है और इसमें आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसका चित्र के साथ इसको कैसे समझेंगे। तो देखिए, एक चालक हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे ये एक चालक है। ठीक है, आप इसे तार मान लीजिए। अब इस चालक की लंबाई जो है, ये पूरी जो लंबाई है ये आपकी स्मॉल एल है। ठीक है, अब देखिए क्या है, किसी चालक अथवा चालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश। ठीक है, इस तार में कितने आवेश हैं, जैसे मान लीजिए धन आवेश इसमें उपस्थित है, तो कितने धन आवेश हैं उसी का जो घनत्व होगा उसी को हम कहेंगे क्या, आवेश का रेखीय घनत्व। यानी कि इस जो रेखीय तार है ये, इसकी एकांक लंबाई में जितने आवेश होंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा और इसे ही हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों को उसका रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी रेखीय तार में उपस्थित जितने भी आवेश होंगे उसका आवेश का रेखीय घनत्व कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि जो आवेश का रेखीय घनत्व होता है, ठीक है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम लोग ठीक है, लैम्डा से। तो देखिए लैम्डा इस प्रकार से बनता है। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई कि किससे इसे हम डिनोट करते हैं, जैसे द्रव्यमान को यम से, बल को यप से, उसी प्रकार से हम लोग आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू होता क्या है, तो सूत्र अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सूत्र का मतलब फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा आपका, देखिए अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। यदि यल लंबाई, जैसे देखिए आप लिख भी सकते हैं, यदि यल लंबाई के चालक पर एक समान रूप से फैला हुआ आवेश Q है, ठीक है, तब आवेश का रेखीय घनत्व। तो देखिए सूत्र में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, आप इसकी परिभाषा और चित्र से आसानी से सूत्र लिख सकते हैं। देखिए Q/L, यानी कि किसी चालक अथवा चालक के एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या जो होगी, आवेश जो होंगे, उसी को हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग इतना याद रखिएगा कि एक रेखीय तार लेना है जिसकी लंबाई L है, इसमें जितने आवेश होंगे उसी को हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू Q/L, यानी कि एकांक लंबाई में जितने Q होंगे, आवेश होंगे, उसे हम लोग कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, इसका अगर मात्रक देखा जाए तो इसका मात्रक भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कूलाम, कूलाम, ठीक है, प्रति मीटर।
लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल कूलाम प्रति मीटर। समझ में आया? तो आवेश का रेखीय घनत्व आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ऑलरेडी पढ़ा रखा है, सब कुछ टॉपिक मैंने आपको उसमें बताया है, डेरिवेशन भी करवाया है। तो आप लोग जाकर लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर हर वीडियो को देख सकते हैं, इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया। सेकेंड क्वेश्चन है, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि आपको जानना जरूरी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो देखिए क्या है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि इसमें कोई वैल्यू दी ही नहीं गई है तो इसे निकालेंगे कैसे, बट ये सिंपल है क्योंकि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। ठीक है, एक फार्मूला, तो यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। तो एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि Q इक्वल टू एन ई होता है। ठीक है, स्मॉल n इंटू ई। तो देखिए Q है आवेश, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो Q इक्वल टू एन ई होता है आपका। तो आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि कितना कूलाम आवेश है, एक कूलाम, तो Q इक्वल टू एक कूलाम। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, तो Q इक्वल टू हमने रख दिया एक कूलाम। अब चलिए यहाँ पर रखते हैं, हमें क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हमें n निकालना है। तो n को इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर कर लेते हैं, n निकालनी है हमें, तो n इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपान ई। ठीक है, Q अपान ई। तो चलिए अब हम इसी पर वैल्यू रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए n इक्वल टू आपका हो जाएगा, Q कितना है आवेश, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको पता होगा कि होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम होता है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अब क्या होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी एक कूलाम आवेश में, तो जब इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये हो जाएगा आपका 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने रखा Q इक्वल टू एन ई। कूलाम आवेश कितना दिया गया है, एक कूलाम, तो Q के स्थान पर हमें एक रखना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो n इक्वल टू Q अपान ई। ठीक है, n इक्वल टू Q कितना दिया गया है, एक कूलाम, तो एक हमने रख दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19, तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। तो n इक्वल टू सिंपली आपका आ गया 6.25 गुणे 10 की घात 18। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो आपका होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो था दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में काम आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको आप लोग इसकी वैल्यू याद रखिएगा। तो हम देखते हैं अपना तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए। ठीक है, जो कूलाम का नियम होता है इसका सदिश रूप लिखिए। तो कूलाम का नियम तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप कूलाम के नियम को समझ सकते हैं, चित्र के साथ उसके सूत्र को समझ सकते हैं। ठीक है, तो कूलाम के नियम का जो ये आपके पूछ रहा है कि सदिश स्वरूप लिखिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कूलाम के नियम का स्वरूप, तो एफ वेक्टर यानी कि जो बल होता है वो एफ वेक्टर 1 2, ठीक है, इक्वल टू आपका होगा माइनस एफ वेक्टर, ठीक है, 2 1 2 1। ठीक है, तो एफ वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर 2 1। ठीक है, तो ये आपका होगा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे यहाँ पर समझना है कि बिंदु आवेश Q1, ठीक है, तो लिख देता हूँ यहाँ पर बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण, ठीक है, कार्यरत बल, ये जो है नोट है, ठीक है, सदिश स्वरूप का, तो कार्यरत बल वैद्युत बल, ठीक है, तो वैद्युत बल आप लोग लिख दीजिएगा, वैद्युत बल बिंदु आवेश Q2 पर
Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण में बराबर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अभी मैं एक बार बताऊंगा। परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, दिशा में विपरीत होता है। तो देखिए क्या है ये आपका क्वेश्चन कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बताइए। तो F वेक्टर 1 2 इक्वल टू माइनस F वेक्टर 2 1। देखिए क्या होता है, बिंदु आवेश Q1 पर Q2 के कारण कार्यरत बल जो होता है वैद्युत बल, बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण कार्यरत वैद्युत बल के परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होता है। ठीक है, तो ये नोट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ, जिससे आपके लिए मैं न्यू वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिया है कि संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि दो संधारित्र पदार्थों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए कैसे आप इसका आंसर देंगे। तो संधारित्र में साधारणतः दो आपको पदार्थ लिखना है जो कि परावैद्युत हो। तो परावैद्युत पदार्थ जब मैं आपको पढ़ा रहा था चालक तथा परावैद्युत टॉपिक एक ही वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल ही बताया था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कागज और आपका दूसरा है मोम। तो यहाँ पर कहा गया है कि संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखिए। तो ये है आपका कागज और मोम। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में हमारा सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि जर्मेनियम, अभ्रक तथा कार्बन में से कौन सा परावैद्युत है। इन तीनों में से कौन सा पदार्थ परावैद्युत है। ठीक है, तो जर्मेनियम नहीं है, ना ही कार्बन है। आपका जो परावैद्युत पदार्थ है वो है अभ्रक। तो इसका सही आंसर होगा अभ्रक। तो मैं यहाँ पर अभी वन लाइन आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर। अभी मैं आपको और भी अच्छा न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ये अभ्रक जो है ये एक परावैद्युत पदार्थ है। इसके बाद में हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों। जो पृथ्वी का इलेक्ट्रिक वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, वो शून्य क्यों होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है इसकी धारिता, पृथ्वी की धारिता अनंत है। ठीक है, अनंत है। पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत है, इसीलिए पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है। अब अनंत क्यों हो, चलिए इसको समझ लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है एक फार्मूला जो शायद आपको याद हो। ठीक है, वो क्या है, धारिता को हम डिनोट करते हैं सी से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी, कैपिटल सी इक्वल टू सी बराबर क्यू अपान बी। ठीक है, क्यू अपान वी होता है। तो देखिए क्यों होता है ये C बराबर क्यू अपान बी। तो यहाँ पर कहा गया कि पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्यों। तो देखिए इसका वैद्युत विभव जब शून्य होगा तो इसकी धारिता क्या होगी, अनंत होगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है धारिता, तभी इसका विद्युत विभव शून्य है। क्योंकि जो धारिता है वो ये जो है इस प्रकार से है। ठीक है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है किसके, विभव के। अगर धारिता अनंत है तो विभव शून्य होगा। तो पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य क्यों माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी वैद्युत धारिता अनंत है। ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। समझ में आया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं फार्मूले से भी। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कोई ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सके। क्या संसार में, वर्ल्ड में कोई ऐसा चालक है जिसे हम असीमित आवेश दे सकें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी को हम असीमित आवेश दे सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जितना आवेश चाहे हम उतना आवेश पृथ्वी को दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्या, पृथ्वी। तो ये एक ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश हम दे सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये आपको समझ में आ जाएगा। क्या है कि 1 म्यू एफ यानी कि 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इनकी समतुल्य धारिता क्या होगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो इनकी समतुल्य धारिता होगी इसका आंसर तो हम सिंपली दे सकते हैं कि 6 माइक्रोफैरड होगी। बट क्यों होगी, ठीक है, इसका आंसर है
क्यों होगा? तो आप लोगों को पता होगा, मैं आपको बता दूं कि जो संधारित्र होता है वो अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो देखिए समांतर क्रम में अगर जुड़ा होता है तो इसका फार्मूला होता है सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि जब समांतर क्रम में कई संधारित्र जुड़े होते हैं, यहाँ पे 3 संधारित्र दिया गया है, 1 म्यू 2 म्यू और 3 म्यू धारिता का, ठीक है। तो देखिए मैंने पहली धारिता, दूसरी धारिता और तीसरी धारिता यहाँ पे लिखी, ठीक है, और इसकी पूरी धारिता, समतुल्य धारिता हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, तो इसका फार्मूला होगा ये, ठीक है। जब समांतर क्रम में जुड़ा हो तो ये इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए C1 कितना है, C1 है 1 म्यू एफ, प्लस C2 कितना है 2 म्यू एफ, और प्लस C3 कितना है 3 म्यू एफ। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दिया है C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू एंड C3 इक्वल टू। देखिए C1 क्या दिया हुआ है आपका 1 म्यू एफ 1 माइक्रोफैरड, C2 दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, C3 दिया गया है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, इन सभी को दिया गया है। तो इसकी समतुल्य धारिता, तो जब समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ा जाएगा तो उसका सूत्र होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस फार्मूले को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर श्रेणी में होगा तो 1/C1 C2 C3, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 यानी कि 2 1 3 3 6 म्यू एफ आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो समझ में आया। इस प्रकार से समांतर क्रम में कोई भी संधारित्र कर जुड़ा होगा तो उसका फार्मूला आप इसी को लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बीमा लिखिए। अब 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता क्या है, ये आपका ऊर्जा घनत्व बराबर U बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या होगी, तो इसकी बीमा जो होती है वो होती है ML -1 T-2, ठीक है। ये इसकी बीमा होगी क्यों, क्योंकि अब सारे यहाँ पर आप लोग सभी की वैल्यू रख देंगे E, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आप रख देंगे और आपका ये बीमा निकल आएगा, ठीक है। तो ये होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की बीमा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये था आपका छठवां क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट में क्या है, ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। ऊर्जा घनत्व का ही फार्मूला ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो इसका चलिए हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन होता क्या है, संधारित्र के एकांक आयतन में, ठीक है, संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ई का मात्रा नहीं का संचित ऊर्जा, ठीक है, संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन बहुत ही सिंपल सा है कि संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को हम संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेफिनेशन। तो समझ में आया ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि कोई संधारित्र है जिसके एकांक आयतन में, उसके एकांक वॉल्यूम में संचित जो ऊर्जा होगी उसी को हम कहेंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो संधारित्र के बीच ऊर्जा घनत्व का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूं U इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जो मैंने आपको ऊपर अभी फार्मूला बताया था, जिसकी बीमा मैंने बताई थी, ठीक है। तो ये होता है ऊर्जा घनत्व का फार्मूला 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहां आपका एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता, ई है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये थे आपके फिजिक्स के टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता तैयार करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है, यानी कि अनुगमन वेग जो होता है और वैद्युत धारा घनत्व होता है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इनके संबंध को हम एक फार्मूले से डिनोट करते हैं, जो है J बराबर, ठीक है, NeVd, ठीक है, J बराबर NeVd,
ये आपका स्मॉल वी है, ठीक है, स्मॉल वी। तो J बराबर NeVd, ये आपका है इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग और वैद्युत धारा घनत्व में संबंध। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर धारा घनत्व क्या है, अनुगमन वेग क्या है। तो जो आपका यहाँ पर Vd है, ठीक है, Vd क्या है और J क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो Vd आपका है स्टूडेंट अपवाह वेग, अपवाह वेग, ठीक है, और J आपका क्या है, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, धारा घनत्व, वैद्युत धारा घनत्व भी हम इसे कह सकते हैं। तो इन दोनों में संबंध आपको बताना था, तो इसे हम एक फार्मूले के जगह पर, फार्मूले के तरह समझ सकते हैं इनके संबंध को। J बराबर NeVd, यह फार्मूला इन दोनों में संबंध दर्शाता है। जहां Vd है अपवाह वेग, J है धारा घनत्व, इन्हीं दोनों में हमें संबंध बताना था। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। इस चैप्टर में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, धारा घनत्व, तो इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने आपको इस चैप्टर को भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हर टॉपिक को पढ़ सकते हैं, प्ले लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो यहाँ पर हम विशिष्ट चालकता का सूत्र और मात्रक लिखेंगे। तो विशिष्ट चालकता को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो सिग्मा से हम डिनोट करते हैं विशिष्ट चालकता को। तो सिग्मा इक्वल टू आपका होता है 1/ρ, इसे हम लोग कहते हैं रो, ठीक है, याद रखिएगा। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जहां पर आपका सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता है। तो लिख देते हैं यहां पर हम सिग्मा क्या है और रो क्या है, ठीक है। तो सिग्मा आपका है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और जो रो आपका है ये आपका क्या है स्टूडेंट, तो जो रो है आपका ये है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आपको पता हो गया। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, सिग्मा है विशिष्ट चालकता, इसका सूत्र हमें लिखना था, यही सूत्र है, जहां पर रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब बात आती है मात्रक की, तो यहां पर हम इसका मात्रक भी लिख लेते हैं। तो इसका मात्रक जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोहो, ठीक है, मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, मोहो मीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो विशिष्ट चालकता का सूत्र ये होगा सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, मात्रक होगा मोहो मीटर इनवर्स, ठीक है। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि किसी धारावाही चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा धारा घनत्व J वेक्टर में क्या संबंध है। यानी कि किसी धारावाही चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर और धारा घनत्व J वेक्टर होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है। तो इसके संबंध को हम एक फार्मूला से प्रदर्शित करते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला स्टूडेंट E इक्वल टू E वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, रो इंटू J वेक्टर, ठीक है। तो E वेक्टर इक्वल टू रो इंटू J वेक्टर, ये इन दोनों में संबंध होता है, फार्मूले के जरिए मैंने बताया। जहां पर E क्या है आपका, ऊपर दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, और रो के J क्या है आपका, धारा घनत्व। तो यहां पर रो क्या है, तो रो हम लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। रो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, समझ में आया। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों में संबंध पूछ रहा है। तो E वेक्टर इक्वल टू रो इंटू J वेक्टर, जहां पर रो है विशिष्ट प्रतिरोध, E है वैद्युत क्षेत्र, J आपका है धारा घनत्व। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट, कि क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। जैसा कि मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया कि ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, ये मैंने आपको ओम का नियम पढ़ाया, ठीक है, V बराबर IR, ठीक है। तो ओम का नियम क्या सभी चालकों के लिए सत्य है, यानी कि सभी चालक ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, नहीं। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि केवल ये जो है, केवल धात्विक, ठीक है, जो धात्विक चालक होते हैं, केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, के लिए सत्य
है। तो समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? तो नहीं, केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य है। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, क्या कहा गया कि ऐसे 3 पदार्थों के नाम लिखे जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि ऐसे 3 पदार्थ का नाम बताइए जिनकी जो प्रतिरोधकता होती है, ठीक है, वो ताप बढ़ाने पर घटती है। क्यों घटती है? कौन कौन से ऐसे 3 चालक हैं? तो जो 3 चालक हैं वो है कार्बन, नंबर 1, नंबर 2 आपका आता है सिलिकॉन, ठीक है, और नंबर 3 आपका आता है जर्मेनियम। ये 3 ऐसे चालक हैं जिनकी ये 3 ऐसे पदार्थ हैं जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद में हमारा 6वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1000 वाट, W जो है वाट, ठीक है, और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल, ये एक न्यूमेरिकल है तो इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 1000 वाट जो है ये वैद्युत शक्ति या फिर वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक है। ठीक है, तो वैद्युत शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू आपका दिया गया है 100 वाट। ठीक है, उसके बाद में 250 वोल्ट दिया गया है। तो वोल्ट को हम किससे, वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा 250 वोल्ट। ठीक है, अब एक फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है आपको। निकालना क्या है यहाँ पर? निकालना है आपको R, प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उसको मैं बता देता हूँ। R इक्वल टू V²/P, या फिर आप P इक्वल टू V²/R भी कर सकते हैं, उल्टा कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। V के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 250, यानी कि 250। ठीक है, तो 250 का होल स्क्वायर करेंगे तो 250 गुणे 250 यानी कि 2 250 हैं। तो होल स्क्वायर अपान P कितना है आपका? 1000 वाट, 1000 है तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। बचा का आपका 625/10। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका R जो प्रतिरोध लास्ट में आएगा वो आ जाएगा 62.5। एक पॉइंट आपका इधर हो जाएगा जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 60.5 ओम, ये ओम का साइन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सही आंसर। समझ में आया? इस प्रकार से आप किसी भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया इस फार्मूले के जरिए। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके पास R दिया हो, प्रतिरोध हो, आपसे ये P पूछ लिया जाए, वैद्युत शक्ति, आपको इसी फार्मूले को यूज करना है। 7वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित धातुओं को वैद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी कि इन चालकों को, ये चालकों का जो वैद्युत चालकता का क्रम है ये उल्टा सीधा है, तो इनको हमें बढ़ते हुए वैद्युत चालकता के क्रम में लिखना है। तो सबसे कम वैद्युत चालकता किसकी है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे ज्यादा, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले आपका चांदी, फिर एल्यूमिनियम, फिर तांबा, फिर लोहा। ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है? वैद्युत चालकता के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे कम पहले लिखना है, किसका होगा? तो सबसे कम वैद्युत चालकता होगा लोहा का। ठीक है, उसके बाद में इससे थोड़ा ज्यादा होगा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा तांबा, फिर होगा आपका चांदी। यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमने इसे लिख दिया है। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, फिर चांदी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा था? चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी। ठीक है, इसके बाद में आपका 8वां क्वेश्चन है। ये आई होप कि आपको 7वां क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। 8वां क्वेश्चन हमारा आता है कि वैद्युत क्षेत्र बढ़ाने वाले इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉन का जो VD है, जो अपवाह वेग है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाएंगे तो अपवाह वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आप बढ़ जाएगा। तो सिंपली अगर आप वैद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। तो ये थे आपके टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैद्युत धारा चैप्टर के। और भी क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, छोटे छोटे क्वेश्चन। मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। वैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता भी चुका हूँ, तो उन सबको भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए।